बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी विद केके में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका शुमार टॉप एंकर्स में होता है। आप कॉलमिस्ट हैं, आप प्रोग्राम एंकर हैं, आप व्लॉगर हैं और आपको पाकिस्तान भर में जर्नलिज्म की दुनिया में एक ख़ास मुकाम और आपको ख़ास शोहरत हासिल है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अजमल जामी साहब। अजमल जामी साहब राइटर, व्लॉगर, एंकर, कॉलमिस्ट। होम टाउन कौन सा है? होम टाउन यानी उससे क्या मुराद है आपकी? वो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, होम टाउन की तारीफ क्या है? होम टाउन के कहाँ पैदा हुए? अब पैदा कहाँ हुआ? एक आप कहाँ पैदा हुए और अबाओ अजदाद का ताल्लुक किस खित्ते से है? ये सवाल पूछना। अपनी कहानी तो वो है, नगरी नगरी घूम मुसाफिर। उसकी वजह यह है कि पैदाइश मेरी हुई है जनाब तहसील ज़फ़रवाल के करीब एक छोटा सा गांव है, ठीक वहाँ। ठीक। और उसके बाद जब होश संभाली तो कभी हम मरी में थे, कभी खारियां कैंट में थे, कभी उकाड़ा कैंट में थे, कभी रावलपिंडी थे, कभी मानसर अटक में थे, कभी मुल्तान में थे, कभी कोयटा में थे। यानी आप इस बात के दावेदार हैं कि आप होश संभाल चुके हैं। हाँ। अच्छा, अब खुशबख्ती से जब आपके सामने बैठा हूँ तो इदराक हुआ वाकई हालत होश में हूँ। अच्छा, तो फिर लाहौर तक कैसे आए? लाहौर आमद कैसे हुई? और मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ये लाहौर में वहाँ से उठ के गांव से ये बच्चा लाहौर कैसे पहुंचा? बस वो गंज बख्श फैज़ आलम, मज़र नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, कामिला वाह वाह रहनुमा। वाह वाह। बस उनके तो फैल यहाँ हाज़िरी हो गई। लाहौर हमें खींच रहा था, हम लाहौर की जानिब खिंचे आए। मेरा ख़्याल है मुख्तलिफ़ शहरों में पलने बढ़ने और थोड़ी बहुत तालीम हासिल करने के बाद हर स्टूडेंट की जस्तजू होती है किसी अच्छे शहर में जाके जी। तालीम हासिल करे। तो वो एजुकेशन ब्रॉट मी हियर, यूनिवर्सिटी ब्रॉट मी हियर। ओके, और फिर यहाँ आपने किस डिग्री में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ 2004-05 में BS ऑनर्स इन मैस कॉम। वाई मैथ्स कॉम? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने की थी FSC प्री मेडिकल। क्योंकि आए तो यहाँ से आप डिग्री लेने थे, लेकिन आपने लिया यहाँ से। फिर बहुत वो कहानी बाद में उसकी तरफ आते हैं। तो वाई मैथ्स कम्युनिकेशन? ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं लेकिन टाइम का ख्याल रखूँगा। ये हुआ ये था कि इस खाकसर की ख्वाहिश थी कि बल्कि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ये बच्चा थोड़ा सा बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं कैंट में, जो पले बड़े बच्चे होते हैं ना, कैंट में जो लोग FSC कर रहे हों, किसी फ़ौजी के बच्चे हों, तो उनकी एक ख़ास राश खराश होती है। जी जी बिल्कुल। और उनका ख़ास डिसिप्लिन बाकी लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो मुझे उकाड़ा कैंट में मेरी FSC हुई थी, तब भी उकाड़ा कैंट के जो बाशिंदे थे वो मुझे एक सिविलियन समझते थे। अच्छा, यानी आप उनके साथ मैच ही नहीं करते? रलता मिलता नहीं था। अच्छा, वजह? हम सिविल एरिया में जाके किसान तहरीक हो गई, मार्क्सिस्ट हो गए, लेफ्ट के लोग हो गए, तरक्की पसंद लोग हो गए, उनकी महफिलों में जाके बैठते थे। तो फौजी के बेटे को इजाज़त घर से थी? बिल्कुल थी। अच्छा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जाता क्या। नहीं नहीं, ये कहे ना फौजी के बेटे को घर से जाने लेकिन हम की तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे फिजिक्स की। अच्छा, ठीक है। तो वो लंबे लंबे बाल थे। लेकिन जामी साहब, यहाँ से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, एक छोटा बच्चा जिसके घर में भी एक बड़ा डिसिप्लिन वाला, ऑब्वियसली फौजी का बेटा है, तो घर में भी एक बड़ा डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट है, तो उसके जहन में इन चीज़ों की फैसिनेशन कैसे आई? ये तहरीकों में जाना, ये मूवमेंट्स का हिस्सा बनना? नहीं, ऐसी सच कोई प्रैक्टिकली नहीं थे, सिर्फ मेरा ख्याल है शौरी इर्तिका हो रहा था। ठीक। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ की, मैं FSC प्री मेडिकल कर रहा था। जी जी। तो प्री मेडिकल में करने की वजह ये थी कि मुझे मैथ्स नहीं आता था। ठीक हो। हिसाब का बहुत बुरा हूँ। ठीक है। बिल्कुल बुरा हूँ। अभी भी? अभी भी। अच्छा। और हिसाब में बुरा होने की वजह से मैं प्री मेडिकल में गया। कॉलेज में या FSC प्री मेडिकल थी, या FSC प्री इंजीनियरिंग थी, या फिर FA फाइन आर्ट्स का था। बिल्कुल ठीक। तो FSC प्री मेडिकल में चले गए मैथ से बचने के लिए। अब वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि जो कॉलेज की, यानी मेरा कॉलेज था FG डिग्री कॉलेज उकाड़ा कैंट। अच्छा। तो वहाँ अंदाज़ा हुआ कि ये खाकसर जो है वैसे तो तालिब इल्म कि बाकी सब्जेक्ट्स में हिस्सा ले या ना ले, लैब में जाए तजुर्बे करे या ना करे, मैंडे की चीट फाड़ करे या ना करे, लेकिन जो कॉलेज का मैगज़ीन था, जो बज़्म अदब सोसाइटी थी, जो बाकी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी विद इन द कॉलेज। जी जी जी, इस पे एक्स्ट्रा पे आपने बहुत जोर दिया। उसमें ज़्यादा फोकस था। तो हुआ ये कि वो जब FSC में उतने नंबर नहीं बने जो कि बच्चों की ख्वाहिश होती है आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने की कहीं और, तो मेरे एक टीचर है, मैं उनको अभी भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आई थिंक ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप माई फ्यूचर। वो केमिस्ट्री के टीचर थे। अच्छा। प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब, वेरी कॉम्पिटेंट गाय, वेरी डिसिप्लिन्ड गाय। केमिस्ट्री उनसे अच्छी को पढ़ा नहीं सकता था, बिलखुसूस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। सो आई वेंट अप टू हिम। मैंने कहा जी, ना फौज में जा सकें किसी वजह से,
ना हम मेडिकल में जा सकें किसी वजह से, तो अब क्या किया जाए? उनके यार मुझे इल्म नहीं है कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, अलबत्ता मैंने ये देखा है कि तुम लाइब्रेरी में पाए जाते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हो, बोलते निस्बतन बेहतर हो, लिखते भी बहुत अच्छा हो, उर्दू और अंग्रेज़ी में और दीगर ज़ुबानों में तुम्हारी तवज्जो भी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम जो कुछ कॉलेज निसाब के अलावा करते हो ना, उससे कोई शोबा ढूंढो जो उसको कैटर करता हो, बिल्कुल सही, उसमें चले जाओ। उन दिनों मैं डेली टाइम्स बड़े शौक से पढ़ता था। ठीक, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2002-3 की। अच्छा, तो डेली टाइम्स रंगीन होता था, उसका संडे मैग वाज पॉपुलर थिंग। जी। अच्छा, इसका मतलब रंगीन मजाजी वहां से आई? फकीरी में बड़ी रंगीन मजाजी होती है, वही ना, फकर है ही रंग का नाम। वाह, अच्छा, ठीक, तो जो रंग पिया दे। वाह, वो उस मैगजीन में एक ऐड आया कि जी BS ऑनर्स इन मैस कम्युनिकेशन, ठीक, 4 इयर्स प्रोग्राम, जिसमें लिखा हुआ है कि रेडियो जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन। जी। मैं कहा यार ये काम को समझ आता है। बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्त यहाँ आए हुए थे उकाड़ा कैंट से पढ़ने के लिए हेले कॉलेज में, कॉमर्स वगैरह या IBA वगैरह। ठीक, तो मैं उनके पास हॉस्टल आ गया, तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ दाखिला लेना। तो उन्होंने पंजाबी जुबान में तबसरा किया, मैं नहीं फरमा सकता, ओके, मैं अर्ज नहीं कर सकता, उसका सलीस तर्जुमा भी सलीस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा केड़े फलां डिपार्टमेंट में जाने लगे हो तुम, अच्छा, आप हेले में दाखिला लें या IBA में दाखिला लें। हेले मेरा दाखिला हो गया। अच्छा, मैस कॉम में मेरा नाम तीसरी फहरिस्त में आया। अच्छा, हेले की फीस जमा करवाने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार शायद नाम आ चुका हो आखिरी लिस्ट में वेटिंग में, तो वहाँ गया नाम आ चुका था। अच्छा, तो मैंने हेले की स्लिप फाड़ी और मैं मैस कॉम में चला गया। ठीक, यूं मैस कॉम पहुंचे। वाह, और फिर अच्छा, आप बता रहे थे कि आप कैंट के बच्चों से मुख्तलिफ बच्चे थे निस्बतन, तो फिर पेरेंट्स की तरफ से भी इस तरफ आने में और मीडिया स्टडीज की तरफ आने में कोई रोक टोक नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मेरे वालिदैन को खराज तहसीन है कि उन्होंने हमेशा हर लम्हे हर कदम पे खुल के सपोर्ट की, माशा, खुल के, लकी यू आर सर, खुल के सपोर्ट की, और बल्कि ये चाहा कि जिस फील्ड में भी कोई बच्चा जाना चाह रहा है उसे जाना चाहिए। जामी साहब, यहाँ से बात आगे करेंगे, यहाँ पे एक सवाल चलते चलते, इसका मतलब ये हुआ कि वही बच्चे ज़िंदगी में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स की तरह सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हें लिमिट किया जाए कि तुम यही पढ़ोगे। हालांकि मेरे वालिदैन को PhD स्कॉलर्स नहीं थे जी, काम से जी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक था जी, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी थी, बस उनको जो समझ आई ज़िंदगी गुजारने के बाद, अगर हम बच्चों को एक ख़ास माहौल से निकाल के जगह जगह लेके घूम फिर रहे हैं, खजल खार हो रहे हैं, बिल्कुल अहले खाना से दूर है, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। बिल्कुल, मकसद ये था कि इनको तालीम दी जाए, मकसद ये था कि ये रोज़ी रोटी मेहनत मजदूरी की बजाय किसी और हुनर से लें। तो उनको अगर ये समझ आ गई थी, तो उनकी कॉन्शियस ये कहता था कि नाउ दे शुड ग्रो, दे शुड मूव ऑन वेयर एवर दे आर कंफर्टेबल एट। जी जी। तो आपने बीच में एक जुमला बोला कि फौज में आप नहीं जा सके। नहीं, मैं PMA 112 लॉन्ग कोर्स का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। हम कोई उस बैच में, जो FSC का हमारा बैच था, उसमें आई थिंक 8-10 क्लास फेलोज थे जी जी, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड। अभी भी मेरे कई बैचमेट जो हैं वो माशाल्लाह अब तो मोस्टली लेफ्टिनेंट कर्नल हो चुके हैं। ये फ्यू ऑफ देम आर मेजर। वीलॉग्स में इतनी पक्की खबर इस वजह से भी होती है? बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, जो ये नहीं, आपकी खबर बहुत सी नहीं होती, आप इतनी पक्की खबर देते हैं अपने व्लॉग। अच्छा, बल्कि जो मेरे बैचमेट्स हैं जी जी, मैं आपको चैट भी दिखा सकता हूँ, हमारा ग्रुप बना हुआ, वो तो मुझे 1 करोड़ गालियाँ निकालते हैं। अच्छा, और खबर उनसे। मैं एक दफ़ा आई थिंक कोयटा चला गया, तो वहाँ मेरे एक बैचमेट थे, मेरे साथ क्लास फेलो थे जी जी, तो वो वहाँ मेजर थे। सो व्हेन ही केम टू नो कि जामी आ रहा है जी जी, तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया कि भाई इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी आई कांट एंटरटेन समवन लाइक यू इज अ जर्नलिस्ट। ओके, अच्छा, उनसे खबर का कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी इस रैंक्स में खबर नहीं होती, अहमी तबसरे होते हैं। अच्छा, खबर होती फिर कहाँ पे? खबर आप जैसे असहाब के पास बैठने से मिलती है, अहले दानिश के पास बैठने से मिलती है, अहले फिक्र के पास बैठने से मिलती है, और अहले सियासत के पास बैठने से मिलती है, अहले ताकत के पास बैठने से। तो ये अहले दानिशो फ़िक्र खिरद से खबर हमारे बिलव्ड जामी साहब को ही क्यों मिलती है? बाकी लोगों को मिलती है। अच्छा, हर एक का अपना तर्ज है, लेकिन उनकी तो कभी बाउंस भी हो जाती है। नहीं, मेरी खबरें में बाउंस हुई हैं। अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी नंबर तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, हाँ जी, एटलीस्ट क्लोजर टू द रियलिटी। जी बिल्कुल। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि मेरा ख्याल है हम सहाफ़ी अपना ताल्लुक उस वक्त ख़राब करते हैं जब हम किसी सियासतदान या किसी ताकतवर से ज़ाती काम काज निकलवाते हैं। ओके, तब जो हमारी वैल्यू है वो थोड़ी गिर जाती है, और ये मैंने लर्न किया है। सही। मेरा जहाँ भी ताल्लुक रहा, चाहे वो अहले सियासत से रहा हो, अहले सहाफ़त से रहा हो, अहले दानिश से रहा हो, अहले ताकत से रहा हो,
एक ख़ास वक़ार का पहलू उसमें ज़रूर है। बिल्कुल। और ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है कि जहाँ भी बैठें, हाँ। एक वक़ार, इज़्ज़त और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब तक रहेगी ना, जी, जी। अगला बंदा आपसे कंफर्टेबल रहेगा। मसलन मेरे जहाँ-जहाँ भी ताल्लुकात हैं, जी, मेरा मैक्सिमम एक्सचेंज उन लोगों के साथ किताबों का है, सही, किसी तहरीर को शेयर करने का है, बिल्कुल, किसी फ़िक्र को शेयर करने का है। सही। तो दे फाइंड मी कि यार ये बाकी सहाफ़ियों की निस्बत थोड़ा पढ़ने-लिखने को, काम की बात करने को तरजीह देता है। तो वो फिर जब कैथारसिस करते हैं एक हाँ। फ़कीर के साथ बैठ के, चाय की प्याली पे, जी, कॉफ़ी जी, पे, जी, जी। सो दे फ़ील कंफर्टेबल विद मी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, क्योंकि बाकी अगर आएँगे तो खबर की मार पे आएँगे बिल्कुल सही, या किसी काम-काज के लिए आएँगे, बिल्कुल। तो उनको डील करने का तरीका और होगा। हुँ, ये कह सकते हैं कि खुशबख्ती से मेरे साथ उनकी ज़्यादा और प्यार-मोहब्बत का लेवल और होगा, जो लोग ये जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी वापस चलते हैं। ले जाएँ। तो मैस कम्युनिकेशन वैसे तो मैं भागता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से अब। नहीं, अब नहीं आप भाग सकते। हाँ। अब तो आप भाग नहीं सकते, उसकी वजूहात में हम अभी बाद में आते हैं। तो कैसा सफ़र रहा मैस कम्युनिकेशन का, नहीं लाहौर का, मैस कम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट का, हॉस्टल का? क्योंकि आपकी गुफ्तगू या आपकी तहरीरों से मुझे कभी-कभी ये शायबा होता है। मैं सच्ची बात अर्ज़ करूँ आपसे, जी, हॉस्टल मेरे अंदर से नहीं निकल सकता मैं यही कहने लगा था कि आप और यूनिवर्सिटी की परछाइयाँ अभी भी मेरे ऊपर हैं अच्छा, और जा बजा हैं। हॉस्टल की यादें जो है ना, हमारा ये था, हम 4 साल रहे बीएस ऑनर्स में ठीक। और फिर 2 साल एमफिल। हाँ तो जी। लॉन्गेस्ट स्टेंट जो हो सकती है किसी जी, स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में, जी, जी, वो बिल्कुल। आई थिंक हम जैसे लोगों के हिस्से में आई बिल्कुल सही। कि फॉर 6 इयर्स, और 6 साल भी आपकी जवानी के भरपूर साल, हाँ, साल भी जवानी के। जवानी के, तो 6 साल अगर आप हॉस्टल ठहरे हुए हैं, हाँ जी। घर से दूर, नौकरी भी कर रहे हैं, डिग्री भी कर रहे हैं, सो उसका एक अपना इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो 2 साल के लिए आया है। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे तो साथ जॉब भी चल रही थी। जी, मैंने आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में जॉब शुरू कर दी थी। क्या-क्या किया? तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, तो क्या-क्या किया? रोज़ी रोटी की तलाश की, अच्छा, मेहनत मज़दूरी की, अच्छा। क्योंकि मुझे इल्म था कि मेरे वालिदैन जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जी, हिसाब से और लाहौर की रिहाइश के एतबार से मुझे फैसिलिटेट तो कर सकेंगे, जी। बट दैट विल बी एन एक्स्ट्रा बर्डन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं ज़िम्मेदार मैंने बच्चे थे मैंने आप, बताया कि बिल्कुल, एक हम्बल हाँ। बैकग्राउंड से हूँ, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड ऑफ देम। जी, जी। तो मुझे ये ख्याल आ गया कि मुझे फ़ौरन ये फ़ीस भी पूरी करनी है, हॉस्टल की जो महीना आती है, फिर अपना सेमेस्टर फ़ीस भी देनी है और फिर आपने दीगर मामलात भी करने हैं। दीगर मामलात? यूनिवर्सिटी आना-जाना, सही, सही। जॉब के लिए आना-जाना, बिल्कुल सही। पढ़ाई करना हाँ, हाँ। या हॉस्टल में रहना, हाँ, उठना-बैठना, जी, 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 जी। उसको मैनेज करने के लिए, तो मैं पहली जॉब मेरी थी एफएम 103 में। अच्छा, ठीक। आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ बीएस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर, जिसको आप कह लें कि अभी तो हाँ जी, बिल्कुल। प्रॉपर दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ एफएम 103 में, अच्छा, मस्त एफएम 103, तब वो बीबीसी से कोलैबोरेटेड न्यूज़ डेस्क था उनके पास। सही, एक बुलेटिन बीबीसी का चलता था, एक इनका अपना चलता था। ठीक। तो मैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में गया था वहाँ पे, वहाँ। ठीक। अच्छा, जी, जी। आपकी तबीयत, आपका मज़ाज, आपकी तहरीर, आपकी गुफ्तगू, ऑफ कैमरा मैं बात कर रहा हूँ, और ये न्यूज़, ये करंट अफेयर्स, ये एक गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ? आई थिंक आई एम अ जर्नलिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ चॉइस, ओके। दैट्स फॉर श्योर। हुँ। और मुझे लगता है अगर मैं सहाफ़त में ना आता तो शायद नाकाम होता, ओके, और कोई काम भी नहीं मुझे आता था, ना सही। कर सकता। हुँ, सहाफ़त में आई थिंक मेरे ज़ुबानो बयान में शायद अदबी जो रंग है वो ज़्यादा नुमायाँ हुआ, जो रिसेंट ईयर्स में उससे पहले नहीं था, हुँ, हुँ। और अब आने वाले दिनों में भी कम हो जाएगा। उसकी क्या वजह? अनइंस्टॉल हो रहे हैं दोबारा? नहीं, अनइंस्टॉल नहीं हो रहे। हाँ। वजह ये है कि आप अगर सीनियर्स के साथ काम करते हैं, जो हुँ। अदबी ज़ौक़ के हामिल होते हैं, हुँ, हुँ। अगर आपका अपना मैलान भी अदब की तरफ हो, तो आपकी ज़ुबानो बयान कदरे बेहतर हो जाती है या कदरे इम्प्रूव हो जाती है। तो बहरहाल वो एफएम 103 से रोज़गार का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ से मैं तनख्वाह लेके अपनी फ़ीस भी भरता था ठीक। और हॉस्टल के अखराजात भी पूरे करता था। यानी दोपहर 2 ढाई बजे तक हम यूनिवर्सिटी होते थे और कुछ 4, 5 या 6 बजे करीब एफएम चले जाते थे। रात 1 या 2 बजे वापसी होती थी। ओके, यानी रात 2 बजे वापस आता था मैं, 1-2 बजे। अच्छा, फिर तो बड़ी हार्ड वर्किंग थी। बिल्कुल, मेरे साथ उन दिनों के साथी हैं शिराज़ हसन, जी, जी। जो बीबीसी के साथ वाबस्ता रहे और अब उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं। सही। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की यादों में से कोई ऐसी याद जो आज भी कभी आपको बैठे अचानक याद आ जाए, तो एक दफ़ा आप पूरा उसको एन्जॉय करते? बस साथी भाइयों की मेहरबानियाँ याद आती हैं। मसलन? साथी भाई जो हैं ये एक इस्तारा है, मेटाफर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, अच्छा, ये बता दें ना ज़रा। जो हमारे जमीयत के अहबाब होते हैं ना, हाँ जी। उनको हम साथी भाई कहा करते, तो आपस में ये एक दूसरे को कहते थे।
जाहिर बात हम मैस कॉम के लोग हैं, जी जी हम यानी क्रिएटिव लोग हैं, बिल्कुल तख्लीकी लोग हैं, गाने को पसंद करते हैं, फिल्म को, प्रोडक्शन को, सोशल मीडिया को, टीवी को, आर्ट के बंदे हैं ना। जी जी तो आर्ट के बंदों पे वो ज़ाब्ते नाफिज नहीं होते जो आप इस्लामिक सेंटर में नाफिज करते हैं या फार्मेसी में नाफिज करते हैं। बिल्कुल तो हमारे यहाँ उनका आना जाना कम था, लेकिन उनकी अमल दखल था। हाँ तो वो उनके यहाँ हम जब भी कभी ग्रुप में कहीं बैठे होते थे कुछ कोलीग्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, क्योंकि अगर हमने देखें हमारा अगर ये थीसिस मिला है कि जी आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि आपने पाकिस्तानी फिल्म और इंडियन फिल्म का कंपैरिजन करना है, तो अब इसमें 8-10 लोग होंगे। जी जी हमारी क्लास में 15 लड़के थे हाँ जी और 45 लड़कियां थी। वाह, यानी शुरू से खुद कफील हैं आप जी नहीं, अल्लाह पाक का बड़ा करम जी, रहा। जी। और हमारी जो कोलीग्स थी उनका भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा एतमाद किया हम पे। जी जी तो 45 लड़कियां अगर होंगी और 15 लड़कियां, तो ऑब्वियसली जब ग्रुप बनेगा तो लड़कियों की तादाद ज्यादा होगी। जी जी तो अगर वो बैठे हैं लॉन में इंडियन फिल्म पे, पाकिस्तानी फिल्म पे काम कर रहे हैं और जमाती छापा मारेंगे, हाँ जी आ कहेंगे भी ये क्या कर रहे हैं, उठे यहाँ से, तो हम फिर उलझ जाते थे। अच्छा लेकिन मैं दाद दूंगा जो उस ज़माने में मेरे कोलीग्स थी, फेलोज थी या सीनियर्स थी या जिनके साथ भी मेरा एक दोस्ती का जी, ताल्लुक जी। था, दे वर ब्रेव इनफ। एंड आई रिमेंबर कि एक बार मैं ऐसे ही किसी मजलिस में था तो इन्होंने आके उठा दिया। हाँ जी। उठाने वाले भी आप जानने वाले हैं, अब सहाफ़त में हैं, अच्छा तो वो उठा के ले गए। मुझे लगा कि शायद नहर में फेंकेंगे, अच्छा या मुझे लगा यहाँ पे चपेड़ियाँ पड़ेंगी, हम्म, या मुझे लगा दस्तों गिरबान होंगे। बिल्कुल तो बहरहाल वो ले गए मुझे उठा के नाज़म साहब के पास ले गए अच्छा कि भाई साहब ये इसको हमने वार्निंग दी थी, लड़कियों के साथ बैठता है। हाँ जी वो वहाँ ले गए। तो अब तब मैं FM 103 में था, ठीक तो एक जर्नलिस्ट का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत था। बिल्कुल सही वो नाज़म साहब के पास जब पहुंचा, शिकायत लगी, तो उन्होंने कहा साथी भाई आप तशरीफ़ ले जाए, मैं जामी साहब से खुद ही डील कर लेता हूँ। जामी साहब देखो मेरे हत्था को मेरी इज्जत ख्याल कर ले। तो मैंने कहा हुजूर आप इन्हें समझाएं, हाँ हाँ अगर मैस कॉम में लड़कियां लड़के बैठ के टीवी पे, रेडियो पे, फिल्म पे बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सही। तो आप अपना जो दस्ते शफ़क़त है बाकी डिपार्टमेंट्स की हद तक रखें। अच्छा, अब क्या बाकी डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे या उनकी इस तरह सर सानू अपनी फिक्र सी किसी और दी करी। नहीं, मैं वैसे मैं एक्चुअली यहाँ से व्हाई शुड आई केयर अबाउट अदर्स? लेकिन सर वो इसलिए क्या आप नहीं समझते कि इस अप्रोच की वजह से ये अप्रोच बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल इस अप्रोच को ऑप्ट नहीं करना चाहिए इदारों को, बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं करना। आप एतमाद देंगे बच्चों को जी। तो वो आपके एतमाद पर पूरा भी उतरेंगे और नाकाम भी होंगे, उससे लर्न और आप समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को इस अप्रोच ने भी डैमेज किया है? क्वाइट अ लॉट, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में ये इम्पैक्ट है, बल्कि UET के बारे में भी ये इम्पैक्ट था। जी बाकी इदारों में ये इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन अगर माँ बाप को इल्म है, आई रिमेंबर मेरी एक वहाँ पे कोलीग थी, यानी डिपार्टमेंट फेलो थी, एंड मैं उनके साथ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो एक ऐसी प्रॉब्लम हुई। जी उनकी वालदा प्रोफेसर थी, किसी और यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ाती थी, जी। एंड लकीली दैट वाज अ टाइम जब वो आई उन्हें पिक करने के लिए, एंड शी सॉ कि उनकी बेटी और मैं खड़े हैं, एंड फ्यू ऑफ दीज गाइज वर हैविंग सम ट्रबल विद अस। जी। गाड़ी से उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, मुझे पता है किसके साथ बैठी हुई है, हु द हेल आर यू? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दिन ऐसी की रोशनी में बैठी हुई, हाँ जी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए, तो मुझे पता है वालिदैन अपने बच्चों को इतना एतमाद दें, बच्चे वालिदैन को एतमाद दें, ताकि ये इंटरफेरेंस की जरूरत ना रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, BS ऑनर्स करने के बाद MPhil आप साउथ एशियन स्टडीज में चले गए, ये क्यों? मैस कम्युनिकेशन में ही क्यों फर्दर कंटिन्यू नहीं की? मैं सच्ची बात अर्ज करूं, मैस कॉम की तालीम में बड़े कम लोगों को हायर डिग्रीज की तरफ जाना चाहिए, बड़े कम लोगों को। और ये आप बकायमी होशो हवास कह रहे हैं? आप अपने घरेलू जो है घर में PhD डॉक्टर उसी वजह से के होने के बावजूद कह रहे हैं? वजह से कह रहा हूँ, ये उनकी फेवर में बात है। अच्छा, उसकी वजह ये कि ये प्रैक्टिकल शोबा है। प्रैक्टिकल शोबे में आप एक ख़ास हद तक तो तालीम ले सकते हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोगों को मैस कॉम में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, और हायर स्टडीज़ की फिर स्कोप बहुत ही इंटरनेशनल होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जनाब वो 1970 की सहाफ़त, 1960 की सहाफ़त के मवाजना, अब आज के दौर में इसकी क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। आज के दौर में आप मुझे डिजिटल डायनामिक्स के बारे में बताएं। बिल्कुल। आज के दौर में मुझे आप बताएं फिल्म को डिजिटल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जामी साहब आज के मैं बात एक अर्ज कर रहा था आपसे, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये हमने थोक के हिसाब से मैस कॉम में MPhil पैदा कर दी और थोक के हिसाब से PhD पैदा कर दी हैं। जी बिल्कुल। और वो बेसूद हैं। जो मेरे सुनने वाले देखने वाले उनको बुरा लगे तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन बेसूद हैं। अब मुझ जैसा बच्चा, मैं आपके सामने मिसाल, BS ऑनर सेकंड सेमेस्टर में अगर जॉब कर रहा है, सो ही लर्न कि यार ये बिल्कुल ठीक है, एकेडमिक्स बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ के डायनामिक्स कुछ और है,
मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सर। और किया। इसी तरह मेरे कई कोलीग्स हैं, मेरी प्रोडक्शन टीम है, ये जी। भी उसकी मिसाल है। ऐसे लोग कामयाब ज़्यादा हुए जिन्होंने ड्यूरिंग स्टडीज़ प्रैक्टिकल ऑप्ट की ऑप्शन को, एंड देन दे एक्सेल्ड। अगर आप BS ऑनर्स के बाद MPhil भी वही करें, PhD भी वही करें, तो पाकिस्तान की PhD और पाकिस्तान के MPhil जो मैथ्स कॉम का उसके इंटरनेशनल स्टेचर क्या है? उसकी हमारे क्या मैथ्स कॉम में PhD करने वालों ने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है नॉम चॉम्स्की को मुतासिर करने के लिए, या मीडिया थीरीज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई नई थीरी दी है? ना, कोई भी नहीं। या रिवायती चीज़ें हैं, बिल्कुल वही चल रहा है, बिल्कुल रिवायती चीज़ें हैं, बिल्कुल। कोई नई काम हो नहीं रहा, और थोक के हिसाब से डिग्रियां दे दी हैं आपने। और फिर यही प्रोफेसर साहिबान या जितने भी PhDs हैं, ये हम जैसे शिकवा करते हैं, हम PhD हमें बुलाते नहीं। भाई किस मौजू पे बुलाऊं? आप बताएं ना, आपने क्या काम किया? क्या आपने सोशल मीडिया के डायनामिक्स को समझाने के लिए कोई ऐसा थीसिस लिखा है, कोई इसके काउंटर आर्गूमेंट लिखा है, नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसी बात की है जो दुनिया से मुख्तलिफ हो? हमें तो जब भी कोई नया नैरेटिव मिलता है, नया थीसिस मिलता है, इंटरनेशनली मिलता है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी जो PhDs हैं उन्होंने क्या किया? कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पेशली मैथ्स कॉम में, जी जी, स्पेशली मैथ्स। तो इस वजह से आप साउथ एशियन स्टडीज में। हाँ जी, क्योंकि इब्लाग कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ ली, बिल्कुल अब कम्युनिकेट क्या करना है? सही। सो साउथ एशियन स्टडीज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सिंस चाइल्डहुड। ठीक। उसकी भी एक लंबी तारीख है, तो मुझे शौक था कि मैं साउथ एशियन स्टडीज़ में जाऊँ। इसमें जम्मू से बैकग्राउंड होने की वजह से भी ये कोई शौक था या? बिल्कुल, इसकी भी एक बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये थी कि जो मैंने सुन रखा है अपने बुजुर्गों से, उसको पढ़ के देखता हूँ कि तारीख ने हमारे साथ क्या सलूक किया। क्या सलूक किया था? जम्मू का बंटवारा हुआ जी। हम रियासत जम्मू के बाशिंदे हैं जी। मुहाजिरीन अभी भी कहलाते हैं, जम्मू के मुहाजिरीन। माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मेरा नाम भी उन पे है, मेरा जो असल नाम है। तो यानी मैं मोहम्मद अजमल बशीर लिखता हूँ, बशीर मेरे दादा का नाम। अच्छा। ही माइग्रेटेड फ्रॉम जम्मू। ठीक। ही वॉज द लोन सर्वाइवर। पूरी फैमिली उसकी जो थी, उसकी आंखों के सामने काट दी गई थी, ओके, कुएं में गिरा दी गई थी, खवातीन को कत्ल करके कुएं में गिराया गया था। पूरा अहले खाना उनकी आंखों के सामने, उनको उनके ही एक इंतहाई वफादार मुलाजिम ने रात के अंधेरे में एक कमरे में जहाँ पे जानवर या ये तूड़ी वगैरह रखते हैं, उनका अनाज रखते हैं, वहाँ छुपा लिया कि तुम बच जाओ। बदकिस्मती वो सब कुछ देख रहे हैं चांदनी रात की रोशनी में। अच्छा। एंड हिज होल फैमिली गॉट स्लॉटर्ड। ये ज़िला जम्मू की तहसील रणबीर सिंहपुरा है, RS-पुरा, उसके आगे गाँव है उनका दलहड़, वहाँ से उनका ताल्लुक था। और राजपूत जंजुआ फैमिली थी, अच्छी खासी ज़मीनें थी, अच्छा खासा रकबा था। ही वॉज द लोन कस्टोडियन ऑफ हिज लैंड। तो उनके सामने जब सबको कत्ल कर दिया गया, तो वो उनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा। सियालकोट में हुई थी, मेरी दादी का ताल्लुक सियालकोट से था। तो वो लकीली बंटवारे से पहले दादी अपने मेके आ चुकी हुई थी। सही। मेरे एक दो ताया भी तब पैदा हो चुके थे, तो वो भी यहाँ आ चुके थे। सो फिर जब वो सब कुछ हुआ, तो अगले दिन उनके वफादार ने उन्हें घोड़ी दे के तो रात की रोशनी में रुखसत किया। सो आई हर्ड ऑल दी डिटेल्स। बंटवारे की जितनी कहानी मैंने अपने दादा की ज़ुबानी सुन रखी है। पढ़े लिखे थे, शाहमुखी, पंजाबी, देवनागरी, हिंदी, ये ज़ुबानों पे उनको अबूर था। सही। तो उस वजह से मैंने उनसे हिंदुस्तान की तकसीम और जो जम्मू के मुहाजिरीन के साथ हो वो सुन रखा था। अच्छा। ये हॉलोकॉस्ट हम सुनते हैं, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया उसका रोना रोती है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मैसेकर जम्मू मैसेकर। अब हमारे यहाँ तो इस पर बात नहीं होती। इस पे क्यों बात नहीं होती? वैसे अनडॉक्यूमेंटेड है। ओके। जम्मू मैसेकर के ऊपर सईद नकवी साहब है इंडिया से, उन्होंने किताब लिखी है जम्मू मैसेकर के नाम। 2,30,000 अफराद जो हैं जम्मू में, वो बंटवारे के हंगाम चंद दिनों के अंदर उनका कत्ल किया गया था, कत्लेआम किया गया था। जम्मू में पार्टीशन से पहले मुस्लिम मेजॉरिटी थी, अब वहाँ पे 90% नॉन मुस्लिम्स हैं। मैं वैली की बात नहीं कर रहा, कश्मीर की बात। जी बिल्कुल। तो वो यहाँ पे तो 1980-84 तक मेरे दादा जो हैं वो तो कहते थे जी ये तो पाकिस्तान में उन लोगों को ज़मीन या क्लेम लेने का हक है जो हिंदुस्तान से हैं, जो छोड़ चुके हैं, बिल्कुल यहाँ अनबसे हैं, उनका हक है। हम तो तस्फिया तलब रियासत के बाशिंदे हैं। ठीक। उस तस्फिया तलब रियासत का जब हल होगा फिर हम चले जाएंगे, हमारी तो वहाँ पे जायदादें हैं, वहाँ घर हैं, तो हमें नहीं लेना चाहिए। बाद में रियलाइज हुआ लेट 80s में कि नहीं यार, आई हैव। लेट 80s तक उनका यही ख्याल था। ओके ओके।
और फिर ये स्टडी जब आपने की तो ये सारी चीज़ें जो आपने बुजुर्गों से सुन रखी थी ये सच साबित हुई। मैंने इसलिए तो बताया कि जम्मू में ऐसे का मैं फिर इस पे इस- पहुंचा कि जो मेरा दादा बताता था दुरुस्त बताता था। अनडॉक्यूमेंटेड उन फैक्ट्स को सईद नकवी साहब ने डॉक्यूमेंट किया उन्हें somehow। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि अनडॉक्यूमेंट इतनी मेरे जम्मू की जितनी भी डिटेल्स हैं सर वो सारी की सारी इंडियन जो खाता था जम्मू का उसमें भी मौजूद थी। वो फाइलें डंप हो चुकी थी लेकिन मौजूद थी। और बिल आखिर मैं 3-4 साल पहले तक वहाँ पे एक मेरे दोस्त हैं जम्मू में, सोशल मीडिया ने मुझे उनसे मिलाया। मैंने अपना गांव भी देखा वीडियो में, अपने गांव के लोगों से बात भी की, अपने गांव की मिट्टी भी मैं यहाँ पे लाने में कामयाब, वो जो मैंने अपने दादा की कब्र में डाली। अच्छा, वो जब ये 371 और जो मोदी ने जो कार्रवाई की जी उसके बाद द होल रिकॉर्ड इज वैनिश्ड नाउ। ओके। उससे पहले तक वो एग्जिस्ट करता था एंड आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड। और आपको आज भी इतनी मोहब्बत है कि गांव से मिट्टी भी मंगवाई, वहां से लोगों से भी मिले, दादा की कब्र में भी डाली, इतना इश्क आज भी कर। हालांकि आपने कभी गांव नहीं, अपना वो वाला गांव आपने नहीं देखा होगा। मैंने विजुअली देखा हुआ, विजुअली देखा हुआ। ख्वाहिश है कभी जहां वहां जाने की? ताहिर सरवर मीर साहब का मुझे फ़ोन आया कोई 6-7 साल पहले, तो वो कहने लगे कि जामी साहब तुहानू अद्धा उम्रा ना करवाइए। अच्छा। मैंने कहा जी नहीं हो सकता। अच्छा। कहने लगे जम्मू के साबिक डीसी हैं, मारूफ अदीब हैं, अफसाना नवीस हैं, शायर हैं, खालिद हुसैन साहब जी, वो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको अगर आप मिलेंगे तो आपका आधा उम्रा नहीं होगा। मैंने कहा फिर मैंने कॉलम भी बांधा था उनके ऊपर। अच्छा। एंड वो बिल्कुल उनकी ज़ुबानो बयान, लबो लहजा, शख्सियत, डायलेक्ट पूरे वो मेरे दादा जैसे था। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने उन्हें देखा, आंसू मेरे आंखों में थे एंड बड़ी खुशी हुई। फिर उनकी वजह से वो मट्टी भी आई नेक्स्ट टाइम जब वो आए अदीबों के साथ। तो कभी प्लान है वहां जाने का? मेरा ख्याल है जम्मू का और गोवा का वीज़ा इंडियन सरकार देती नहीं है इतनी आसानी से। और आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे मैं इंडियन जितनी भी यहाँ पे हाई कमीशन रहे, जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके साथ रहे, सही, बड़े अच्छे रहे। मेरा एमफिल का थीसिस भी वैसे इंडिया पे ही, मुंबई टैक्स के ऊपर, हाँ जी, इसके बावजूद भी जी। तो अच्छे ताल्लुकात रहे। आई हैड बीन ऑफर बट कोई सर्कमस्टेंसेस बन नहीं सके। ओके। मेरे दादा ये कहा करते थे कि मेरा पोतरा पत्रकार बनूंगा, ये जम्मू लेके जाएगा। अच्छा। ही ऑल्सो वांटेड मी, बट 2008 में जब एक्सप्रेस टीवी गए तब वो इंतकाल कर चुके। मोहम्मद अजमल बशीर, अजमल जामी कैसे बने? बस ये भी इनायत है परवरदिगार की, बुजुर्गान दीन की और निगाह वालों की। ये हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जी मुझे आई थिंक FSC में उनसे उनका कलाम पढ़ने का मौका मिला। शरह जामी के उन्वान से उनकी किताब लाहौर में बड़ी मुश्किल से मिलती है, उर्दू बाज़ार में जाके बड़ी मुश्किल शरह है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी पढ़ी। मुझे उनकी जो नाते पाक थी जी उससे बड़ा इश्क हुआ। अच्छा। यानी ऐसी नात हर बंदे ने नात लिखी है जिसको भी अता हुई, लेकिन जो हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह को अता थी, मेरा ख्याल है बड़ी मुनफरद अता थी। जी। मसलन वो कहते हैं कि तनम फरसूदा जाम पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जी इसियाँ या रसूल अल्लाह। तो जब वो नसीम बतहा जानब गुज़र कुन मेरा अहवाल वहाँ बयान करना, जी वो भी जो लिखी और जो वाक़या उससे मंसूब है जी कि आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो मालूम हुआ कि अमीर जो काफ़िले का था उसे ख्वाब आई कि भाई एक शख्स आ रहा है, वो मदीना ना आ सके। फिर जब मदीना की हदूद में पहुँच गए तो फिर मदीना के जो ज़िम्मेदार थे उनको ख्वाब आया कि एक शख्स है जो भेड़ बकरियों में कहीं छुपा हुआ है, वो हमारे दरबार पे ना आ सके। अच्छा। तो वो वाकई छुप गए थे क्योंकि पहले अमीर ने मना किया। रिवायात है जी। तो इश्क की मनाजिल में ऐसी रिवायात में बड़ी हकीकत होती है, ख़ास तौर पे उस दौर के वाक़यात। बिल्कुल, वगरना ऐसी नात ना लिखी जाती है, उसका सबूत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर ये सिर्फ अफसाना होता, कहानी होती, तो ऐसी नात इल्हाम ना होता। सही, बिल्कुल। तो वो वाकई वहाँ से वो मिले तो उनको भेज दिया गया। अच्छा। तब उन्होंने नात लिखी थी कि बतखा की जानिब जाने वाली नसीम। अच्छा, नसीमा ये सुबह की वो ताज़ा हवा जो सबसे पाक और साफ होती है। तो अगर हज़रत जामी हवा को भी पैगाम दे रहे हैं तो उस हवा को पैगाम दे रहे हैं जो 24 घंटों में सबसे पाक और साफ होती है। वाह वाह। तो इससे उनकी वो बिल्कुल सही, उसको अंडरस्टैंड करें। तो वहाँ से आपने ये हाँ, तो वो उनकी नाते कलाम जब क्योंकि सूफीज़म से तो मुझे बचपन से लगाव था।
सही। मेरा जो ननियाल है उनका ताल्लुक भी गद्दी नशीनों से भी है, मज़ारों के आसपास ही हम बसे हुए हैं, तो वो फ़िक्र शुरू से थी। और हज़रत जामी से फिर इश्क हुआ। अच्छा। तो वो ऐसा हुआ कि वो मुझे, अगर मैं सोचना भी चाहूँ कि नाम कैसे साथ लगा, हाँ जी। तो मैं उसका इहाता नहीं कर सकता। ये जानता हूँ कि शायद मैं था ही जामी, अच्छा। और उनकी देन था, उनकी देन था। हम काबुल गए 2012-13 में, तो वहाँ पे काबुल के आउटस्कर्ट में एक बुश मार्केट है, अब शायद हो या ना हो, तो वहाँ पे नेटो का लूटा गया असलहा वगैरह साजो सामान होता था, और नीम तालिबान किस्म के लोग वहाँ मौजूद होते थे। अच्छा। पाकिस्तानियों के साथ उनके, ये नीम तालिबान आप किनको कहते हैं वैसे? मतलब जो किसी मार्केट के पास सिक्योरिटी का, ठीक होगी, पहाड़ों पे ना हो, नीचे हो। तो वहाँ मुझे याद पड़ता है 6-7 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और भी थे। हम वहाँ पहुँचे तो ख्वाहिश थी कि भी बुश मार्केट में जो नेटो का सामान है वो देख सकें, और कोई दूरबीनें, कोई जैकेटें, कोई दीगर आलात देखें, किस किस्म के इनके असलहा होता है। तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वहाँ पे चेक पोस्ट जो लगी थी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। हम वापस मुड़े तो मेरे जहन में अचानक ख्याल आया, मैंने कहा यार किस्मत आजमाते हैं। तो मैं चल पड़ा, सिक्योरिटी पास जो साहब खड़े थे लंबी दाढ़ी वाले, उनको मैंने अपने मुतरजम के ज़रिए कहा कि यार इसे ये कह दो कि ये जो लड़का है ना इसका नाम जामी है। तो उसने कार्ड देखा, तो उसने बताया तर्जुमा करके इसका नाम जामी है। तो उसने लाउड स्पीकर से ऐलान किया कि भाई ये जामी साहब आ रहे हैं, इनको पूरी मार्केट विजिट करने का पूरा इख्तियार है, और जो ख़रीदना चाहे उसको पूरा इख्तियार है, और इनके साथ पूरी मुआवनत की जाए। अच्छा। तो वो मुतरजम पूछने लगा भाई ये क्या हुआ है? मैंने कहा ये अफ़गानिस्तान में ही जनाब जामी साहब का मज़ार है, और अगर कोई मज़ार अनटच रहा तो वो जनाब जामी का था। तो इसने शायद नाम की लाज रखी है। तो सरकार के नाम की निस्बत से देखें आज कहाँ पहुँच गए कि आज उन्होंने नाम की हया रखी है। लंबा अरसा मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ प्रोग्राम किया आपने, तो क्या आप समझते नहीं कि ये दो परसेप्शंस हैं आपके बारे में? एक परसेप्शन ये है कि आज अजमल जामी साहब अजमल जामी इसलिए हैं कि एक लंबा अरसा चूँकि मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ प्रोग्राम किया तो उन्होंने इन्हें अजमल जामी बनाया। दूसरी परसेप्शन आपके बारे में दोस्तों की ये है कि अजमल जामी साहब उस तरह आउट ग्रो इन्होंने लेट किया जितना इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, या जितना इनके अंदर टैलेंट मौजूद था। ये वो एक प्रोग्राम में इतनी देर एंगेज रहे कि इन्होंने ग्रो ही बाद में करना शुरू किया। अजमल जामी साहब इस पे क्या समझते हैं? शामी साहब मेरे बुजुर्ग हैं जी, और मेरी उनसे बड़ी उनसियत है। बिल्कुल। शामी साहब से मेरा सियासी और बसा औकात मजहबी मामलात पे इख्तलाफ रहता है, बिल्कुल सियासी और हल्का फुल्का मजहबी, ठीक। अदरवाइज़ शामी साहब का जो साया या उनकी जो शफ़क़त है उसका तो मैं तादम मर्ग एहसानमंद हूँ। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आउट ग्रो हुआ या अदर वे अराउंड, बिल्कुल नहीं। उनकी महफिल, उनकी मजलिस से एक तो आदाब सीखे, इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना सीखा, एतमाद कैसे बनाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है वो सीखा, और उनकी वजह से ऐसी ऐसी जगहों और ऐसी ऐसी शख्सियात से मुलाकातें हुई जो मेरी उम्र का कोई सहाफ़ी दावा ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं आपसे हल्फन कह रहा हूँ। और उनसे फिर जो सीखने का मौका मिला, ये उसी का तो फ़ैल है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, और उनकी इजाज़त से उनको रज़ा करके सोशल मीडिया पे पॉपुलर, बिल्कुल। और देखें, बल्कि इससे बड़ी ग्रोथ क्या होगी कि शामी साहब के साथ बैठ के प्रोग्राम में एक बंदा जिसका तजुर्बा 50 से 55 बरस है और एक बच्चा जिसका तजुर्बा 10 से 15 बरस है, वो एक बुजुर्ग हस्ती जो इंस्टीट्यूशन उनके सामने बैठ के अपनी खबर दे रहा है, बिल्कुल, और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, और वो कभी हंस रहे हैं, कभी डांट रहे हैं। अगर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के आप उनको पैरेलल अपनी खबर या अपना जाविया निगाह पेश कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ग्रोथ। तो यानी कि आप समझते हैं कि आज अजमल जामी साहब को अजमल जामी बनाने में मुजीबुर रहमान शामी साहब की तरबियत शामिल है? उनका बिल्कुल किरदार है, सारी उम्र रहेगा। मैं एक वाक़या आप और सुनाता हूँ। प्रोग्रामिंग में मुझे 2 बंदे लेके आए। अच्छा, उनका क्रेडिट भी मैं आज नोट करना। अच्छा, इस सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल अपना जोड़ लूँ साथ, ये एंकरिंग की तरफ कैसे आए और टेलीविजन पर कैसे? मैं वही बताता हूँ। हाँ। लेकिन जो शामी साहब जिक्र हुआ, उनकी खिदमत में जो मेरे जज्बात थे वो बयान कर दी। मुझे उनसे बड़ा उन्स है, और सच्ची बात अर्ज करूँ आपसे, जी, जब से मैंने प्रोग्राम छोड़ा है, ये मेरी प्रोडक्शन टीम भी बैठी सुन रही है, इनको पता है, जब से, मैं ऑनर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, जब से मैंने प्रोग्राम छोड़ा है तब से मेरा शामी साहब से कुछ ज्यादा ताल्लुक हो गया। अच्छा, यानी अब ज्यादा खुल के, ज्यादा उनसे मुलाकात है, रब्त है, मेरे उनसे फैमिली टर्म्स हैं।
बिल्कुल आई एम लाइक अ फैमिली मेंबर फॉर शामी साहब बिल्कुल एंड हिज होल फैमिली एंड सो इज़ ही। मेरी गमी खुशी और शामी साहब उनकी फैमिली ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लोग तो सिर्फ समझते थे प्रोग्राम की हद तक, जी जी लेकिन हमारी उनसियत इससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल तो ये एक पूरा एक ताल्लुक है जिसकी कई जहतें हैं, बिल्कुल जिसमें मुझे मान है। बिल्कुल वाकया सुनाने लगे हाँ, ये मुझे प्रोग्रामिंग में बेसिकली दुनिया टीवी में 2 लोग लेके आए जी और दोनों मेरे मैं उनका एहसान मान दूँ, दोनों मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल एक साहब का नाम है हबीब अकरम, अच्छा जी जी एक साहब का नाम है जनाब नवीद काशिफ साहब, ठीक एमडी हैं दुनिया टीवी। जी जी हमारे उस दौर में दुनिया टीवी में 2011 में गया, जी जी जावेद इकबाल साहब थे, तारिक मतीन साहब जी, थे, जी। जवाद सिद्दीकी साहब थे, सलमान हसन साहब भी बाद में आए, मसूद रज़ा साहब भी आए, शहजाद हसन साहब भी आए, बड़े बड़े नाम थे। बड़े नाम थे बिल्कुल और फीमेल एंकर्स में भी एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। मदीहा नकवी साहिबा थी, इकरा थी, शाजिया थी, बड़ा लंबा और बड़ा जंबो किस्म का बुके था दुनिया टीवी के न्यूज़ एंकर्स का। तो अगर मैं देखता मेरी लॉटरी कैसे निकलेगी तो नामुमकिन था इतने बिल्कुल। सीनियर्स। लेकिन ये 2 जो लोग हैं, नवीद काशिफ साहब और हबीब अकरम साहब। हबीब साहब इज़ द वन हु ब्रॉट मी इनटू प्रोग्रामिंग कि यार फ़लाँ प्रोग्राम खाली हो, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग जी जी तो आप फ़लाँ प्रोग्राम खाली हो तो आप करें। तो 2011 से लेकर 2015 तक जो 5 साल हैं, इसमें मेरा ख्याल है मैंने खबरें कम पढ़ी हाँ जी और स्टपनी के तौर पर, 12th मैन के तौर पर प्रोग्राम ज़्यादा किए। मसलन मोहित पीरज़ा साहब दुनिया छोड़ गए, बशर लुकमान साहब छोड़ गए, सना बुच्चा साहबा छोड़ गई, मालिक साहब छोड़ गए, आसमा चौधरी साहबा छोड़ गई, नसीम ज़हरा साहबा छोड़ गई और अरशद शरीफ साहब मरहूम शहीद मेरे उस्ताद वो छोड़ गए। तो ये जितने भी 8-10 प्रोग्राम मैंने बताए हैं, जब भी ये एंकर जाते थे छोड़ के हाँ जी तो 3-4 माह ये प्रोग्राम मुझे मिल जाता था। ठीक तो मैं 3-4 माह इस्लामाबाद होता था, बाकी फिर वाकई खबरें पढ़ी, फिर अगला एंकर जाता था, फिर प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। तो तब से मेरी शहर इक़्तिदार से शनासाई है। शनासाई सही जी। सही तो एंकर कैसे बने? एंकर कैसे बने हम FM 103 से अप्लाई किया एक्सप्रेस के लिए, वो लंबी कहानी बाद में बताएंगे। तो इंटरव्यूज़ हुए बड़े लंबे चौड़े, फ़ाद हुसैन साहब ने, सुल्तान लखानी साहब ने इंटरव्यू किया एक्सप्रेस के लिए, तो उन्होंने मुझे रिपोर्टर के तौर पर रखा। अच्छा मैं FM 103 में भी हमेशा जब जिस चैनल में रिपोर्टर का काम भी मैंने किया, सही तो रिपोर्टर के तौर पर भर्ती किया, इंटर्न रिपोर्टर। इंटरनेट ओके और मुझे काफ लीग में करता था FM 103 में, हाँ जी। लेकिन स्पोर्ट्स बीट का मुझे बड़ा शौक था। ठीक तो स्पोर्ट्स के लिए मैंने कहा जी मैं विलिंग हूँ। तो स्पोर्ट्स के लिए हमने रिपोर्टिंग का वहाँ से आगाज़ कर दिया और ट्रेनिंग भी होती रही। ट्रेनिंग के दौरान ऑब्वियसली एंकरिंग भी, उसके सेशंस भी हो रहे थे। तो मोहम्मद जुनैद साहब हमारे बैचमेट के थे, वो मास्टर्स में थे, मैसकॉम में जियो में होते जी हैं। जी जी ही इज़ आल्सो बैचमेट। ओके तो जुनैद साहब एसोसिएट प्रोड्यूसर थे अच्छा AP, मैं वहाँ पे ट्रेनी रिपोर्टर, बाकी सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियों पे, एंकर्स ऑलरेडी हायर्ड हैं, उसामा गाजी साहब हों, शाजिया साहब हों, या दीगर हों। तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे इंडियन ट्रेनर्स आए जो BBC के साथ भी थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार ये 2 लड़के भी बेहतर इन्हें ट्राई करें, अच्छा जुनैद और मैं। जी तो वो कुछ लोगों को शायद याद ना हो, फ़ाद हुसैन साहब हमारे मेंटोर थे, तो वो हमसे इम्प्रेस हुए, बल्कि इस हद तक इम्प्रेस हुए कि आई रिमेंबर कि स्टूडियो में खुद कैमरा ऑपरेट करते थे हमारी ट्रेनिंग करवाने के लिए, अच्छा। मेरी और जुनैद की। ठीक ठीक तो उन्होंने जो हमारे ऑनर थे एक्सप्रेस के, उनको दिखाया कि यार ये 2 लड़के हैं, ये अच्छे एंकर हैं। तो अब मैं और जुनैद, आपको पता है मस्कीन सी शक्ल है, तब मेरे लंबे लंबे बाल थे, छोटी छोटी खचखची दाढ़ी थी, एक टोपी शोपी मैंने पहनी होती थी, और जुनैद साहब भी मेरी तरह ही थे। तो उन्होंने देख के कहा कि यार ये, उनका जी नो वे, अच्छा ये मैं सिर्फ यानी शायद मैं हूँ सिर्फ। जी 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 तो ये मुझे बाद में परत खुली हाँ जी जब मेरी फ़ाद साहब से फ्रैंकनेस हुई। वो एक साहब थे, वो छन्नों की आंख में एक नशा है उसमें, जो जिनका अच्छा सर अच्छा ठीक ठीक जो बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और तारिक अमीन साहब ने जिम्मेदारी ली कि एक्सप्रेस के एंकरों का मेकओवर मैंने करना है। ठीक तो वहाँ तमाम एंकर्स भेजे गए, तो मुझे और जुनैद साहब को भेज दिया गया। अच्छा मेरे बाल भी कटे, दाढ़ी भी मुंडी, पेंट कोट हमने पहना, टाई पहनी, मेकअप हुआ, तो हमारा ऑडिशन रिकॉर्ड किया गया। तो फिर फ़ाद साहब ने दोबारा हमारी CD जो है वो चैनल की मैनेजमेंट को दिखाई कि जी इनके बारे में क्या ख्याल है। हाँ तो उन्होंने फ़ौरन कहा दे आर गुड। अच्छा अच्छा ये मीठे के इतने शौकीन क्यों हैं आप? मुझे खबर मिली है क्या कि आपके बड़े करीबी दोस्त से कि मीठे के लिए तो आप कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी कहीं वक्त भी पहुंच जाते हैं, किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं, किसी बल्कि वक्त भी, किसी इल्जाम- मुकाम पर भी, इल्जाम सुन और लें। किसी के साथ भी। और इल्जाम अगला सुन लें, उनका कहना है कि हम वो लोग जो मीठे से हमेशा दूर भागते थे, इन्होंने हमें भी मीठे पे लगा दिया। सर इतनी गर्मी है, इतनी तकसीम है, इतनी नफरत है, इतना मारा मारी है,
वो थोड़ा सा मीठा तो खाया करे नहीं, वो कहते हैं आप थोड़ा मीठा जुबान नहीं तो खाते। शीरीं होती वो कहते हैं आप थोड़ा मीठा नहीं खाते ना। सर आई थिंक आई इनहेरिटेड इट फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। अच्छा अच्छा। मेरी फैमिली में और ट्रेड्स मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एनीथिंग दैट इज स्वीट। अच्छा। लेकिन मैं जो बर्फियाँ हैं, हाँ जी, हलवा जात हैं, हाँ जी, या जो हमारी लोकल डिशेस हैं, दूध जी, की, जी। खोए की, जी। हलवे की, बर्फी की, मेवों की, आई फाइंड देम मोर अट्रैक्टिव। सबसे और जो अंग्रेजी मीठा है ना, हाँ जी, उसमें ये जो मिल्क थिसल टाइप के जी, केक्स हैं, जी। न्यूयॉर्क चीज केक्स जी, हैं, ये अच्छे लगते हैं। सबसे पसंदीदा बर्फी कहाँ की है आपकी? ये मुश्किल सवाल है, नहीं, अब ये तो बताना पड़ेगा ना। इंतहाई मुश्किल सवाल है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ जितनी बर्फियाँ लाहौर में मिल रही हैं ना, हाँ जी। कचरा है। अच्छा बर्फी के नाम पर सोडा घुला हुआ है, अच्छा। मैदा घुला हुआ है। हम्म। बर्फी वो शय है जो मुंह में रखें हम्म। तो घुल जाए, वाह। और फिर आपको तलब हो कि एक टुकड़ी और खानी है। अच्छा। क्या आप जितनी बेकरियों से आप बर्फी लेते हैं, हम्म। क्या वो बर्फी मुंह में घुलती है? जवाबन नहीं। नहीं। क्या दूसरी खाने की हिम्मत होती है? जवाबन नहीं। इसका मतलब आप बर्फी की जगह खे खा रहे हैं। ओह इतने जी देखें, इनकी मियाँ चन्नू की बर्फी अच्छी थी, अच्छा। और एक साहिवाल से बर्फी भी अच्छी मिलती है, हाँ। एक बस अड्डे करीब। सियालकोट, जफरवार, नारोवाल, डस्का, हर जगह हर गांव में जो यानी लकड़ी की आग पे चीनी और दूध की अमेज से बनी बर्फी है, तीसरी शायद कोई नहीं है। अच्छा। वो सबसे आला बर्फी है। हमारे गांव अपना जो जफरबाद दरमान है, जी, वहाँ जी। बहुत अच्छी बर्फी मिलती अच्छा। है। इसके अलावा लाहौर में एक बर्फी खुली है घर से घर तक, जी जी मुनासिब बर्फी है, अच्छी ठीक। बर्फी है। ये सियालकोट स्वीट वाले जो हैं, जी जी जी। इनकी मुनासिब है, सुलेमान की भी मुनासिब है। सही। उसके अलावा जितनी बेकरी है ना, हत्ता कि चाशनी की बर्फी भी नाम की चाशनी है। अच्छा। बाकियों का तो नाम ही लेना, कहेंगे एडवर्टीजमेंट कर जी रहा जी हूं मैं। बिल्कुल सही। फजूल बर्फी है। ओके। एक साहब बर्फी बनाते हैं, जब आप मॉर रोड पे हों तो जो पैनोरामा सेंटर, जी जी वो राइट पे आता है, जी। उसी लेन पे आप चलते जाएं तो एक मशहूर पुराना होटल सही। अंदर गली में, वहाँ एक पुरानी बेकरी है, आला बर्फी देते हैं। अच्छा। आला बर्फी देते हैं, वाह। और बिलखुसूस बर्फी वो जो हलवाई ने ताज़ा बना के ना एक छोटे से ट्रे पे रखी हो, खोए वाली। अच्छा, तो ये शनाख्त ये है कि मुंह में पिघले, जैसे मेरे मुंह में पानी आ, जी। और दूसरा आपको तलब हो मजीद खाने की। अच्छा। मीठा वो जो पिघले और तलब पैदा करे। और ईमान ढाका एक स्वीट शॉप है, जी जी। क्या क्या उम्दा शय। अच्छा। हबशी हलवा, खोपड़े का हलवा, उनका जो दही है, बंगाली दही, जी, येलो जी। कलर का, बहुत आला। सही। उनकी खीर, हाँ जी। उनकी रसमलाई, उनकी बर्फी, बादाम वाली बर्फी, काजू वाली बर्फी, आला। अच्छा, ये डाइटिशियन जितना आजकल शोर मचाते हैं और लोग जितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपने तो उनके सारे फलसफों की दुनिया उड़ा नहीं, कर। खालिश से अगर आप खाएंगे हाँ हाँ जिसमें प्रिजर्वेटिव्स जी जी। कम होंगे, मैदा कम होगा, हाँ चिकनाई या केमिकल कम होंगे, हाँ। उससे इतना नुकसान नहीं होगा। और फिर अगर आप एक्टिव लाइफ है, अब देखें अगर मैं वॉक करूं ना करूं, जिम करूं ना करूं, जी। स्विमिंग करूं ना करूं, लेकिन जितना काम है हमारा, जी, लेग वर्क, जी, जी। आना जाना, वो हजम हो जाती है। वैसे भी आपने कौन सा 24 घंटे मिठाई खानी हाँ है? बिल्कुल सही। ऐवी लेकिन हवा बनाया हुआ है। आपके दोस्त वैसे कहते हैं कि आपको अगर मौका मिले तो आप 24 घंटे भी खा सकते हैं। नहीं खा सकता हूँ, हाँ। आजकल परहेज कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, मैं बर्फी खुद भी बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। ये ब्रांड श्रांड तो नहीं हम सुनने वाले अनकरीब? नहीं, ऐसे अभी इतना वेला नहीं हुआ। घर वालों ने भेजा आपको डिग्री लेने के लिए जी। मैस कम्युनिकेशन जी। में, तो आप तो वहाँ से सारा कुछ ही लेके निकल आए। सारा कुछ से मेरी मुराद कि आप तो जो है वहाँ पे फिर आपने शोहरत भी ली, डिग्री भी ली, एक्सपीरियंस भी लिया, दोस्त भी लिए, और ज़ौजा। नहीं, वो हसीन इत्तेफाक है। अच्छा। BS ऑनर्स और एमफिल के दौरान काइंडली पुट लाइट ऑन दिस हसीन इत्तेफाक। नहीं, रोशनी डालते हुए मैं फिक्रमंद हो रहा हूँ कि मेरे नाल की होएगा बात। मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाँ, नहीं, ये हसीन इत्तेफाक था। मेरी जो अहलियाँ हैं, मेरी क्लास फेलो थी, शी वाज अ टॉपर थ्रू आउट 8 सेमेस्टर, ऑलवेज बिन टॉपर, हर डिग्री में टॉप किया। एकेडमिक्स की बंदी हैं, तो जब तक हम यूनिवर्सिटी में थे, क्लास में थे, तो उनसे मेरे अच्छा ताल्लुक था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। बिल्कुल। मेरी अपनी क्लास फेलोज में 3-4 खवातीन के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, बड़ी अच्छी दोस्ती इनसे भी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मेयारी थी। लेकिन ये एक सादा लॉ और एक ख़ास मिजाज की थी, तो उनसे ज़्यादा कभी फ्रैंकनेस उस तरह से नहीं हो सकी जो मीडिया के कोलीग्स के साथ होती है। तो ये तो वाक़या एक इत्तेफाक है। यूनिवर्सिटी के दौरान तो कभी ऐसा कोई ख्याल या ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। ये आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड। अच्छा।
और वो भी बल्कि इसकी तायद करेंगी, बल्कि जो मेरे मीडिया फेलोज हैं वो तो मुझे कहीं और जाता देख रहे थे। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा। ये सुन भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। जी तो तब मेरे कुछ और इरादे थे, लेकिन ये आई थिंक 2014-15 की बात है कि इत्तफाकन उनसे रब्ता हुआ। शी वाज इन मलेशिया, आई थिंक PhD फाइनलाइज हो गई थी उनकी। अच्छा अच्छा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक नहीं था, मलेशिया जा चुकी थी PhD करने के लिए एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। क्लास खत्म हो गई हुई थी और मैं अपनी राहों हाँ जी, पे। मैं तो तब दुनिया टीवी में था। जी जी। तो उनसे गुफ्तगू शुरू हुई, तो मुझे भी वालिदैन कह रहे थे, उन्हें भी कह रहे थे, तो हमने आपस में गुफ्तगू की कि यार इस बारे में क्या ख्याल है। उनका अच्छा मैं सोच के बताती हूँ। वो वापस आई तो उन्होंने कहा जी मैंने सोच ली है, अच्छा और मेरा ख्याल अच्छा फैसला है। अच्छा बस ये बात उनकी अभी तक कायम है कि अच्छा फैसला है? ये तुसी उन्होंने को पूछो, मेरा ख्याल उनसे ही उनसे पूछो। पूछे। तो कैसी गुजरती है एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, माशाल्लाह उनका मैस कम्युनिकेशन में डॉक्टर आयशा इशफाक एक नाम है और उनके बेशुमार स्टूडेंट्स नहीं, हैं। she is the जी, youngest ever माशाल्लाह, foreign माशाल्लाह। qualified PhD No doubt, no in doubt। Pakistan, and she is the only woman who has done postdoctorate in mass comm from जी, जी। America. तो घर और में MPhil भी टॉपर, जी BS जी भी माशाल्लाह टॉपर। माशाल्लाह बिल्कुल। और घर में इतनी पढ़ी लिखी खातून खाना और आप जैसा जो है वो सच दसा बिल्कुल सच। खपाई बड़ी होंदी जी। अच्छा अच्छा। खपाई हुंदी है ते मार ठुकाई देनी धुलाई नहीं होती। एटलीस्ट तालीम इतना तो फर्क रखती है ना। हाँ, सही सही। लेकिन ये तो मैंने अजरा तफन्नुन का जी, जी। अच्छा गुजरता टाइम। अच्छा ऑब्वियसली लाइफ टफ होती है, कई इख्तलाफात भी होते हैं, मेरी रूटीन और है, उनकी और है, बिल्कुल इंटायरली तो उसको मैनेज करने में दिक्कत तो होती है, बट आई थिंक शी इज काइंड। किसे क्रेडिट देते हैं? आई थिंक मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा। बिल्कुल सही। तो मैं बिल्कुल उन्हें दूंगा। अच्छा बिल्कुल उन्हें दूंगा। अभी सोच रहे हैं आप? नहीं मैं 100% अच्छा अच्छा अच्छा। आखिरी बात, पॉकेट स्केयर्स, वॉचेस, ये तो सब ठीक है, आप इसके बड़ी खूबसूरत हम देखते रहते हैं। आपके एक बड़े करीबी दोस्त हैं, आपके प्रोड्यूसर भी हैं प्रोग्राम के, उन्होंने बताया कि आप मौजे भी उतने ही ज़ौक़ शौक़ से, और एक लंबी चौड़ी रेंज है आपके पास। और यार सच्ची गल दसा तुहानू, हाँ जी, माड़े बंदे सा, अच्छा नवाबी शौक पूरे करन दे पैसे नहीं सन है, सही। तो सोचा यार ऐसा क्या शौक किया जाए हाँ हाँ जो नज़र भी आए हाँ जी। और इसमें पैसे भी ना लगे। अच्छा तो ना पॉकेट स्क्वायर महंगा होता है, हाँ जी। ना जुराब महंगी होती है। नहीं जुराब तो नजर नहीं आती। नहीं ये तो है उसके कि वो मुझे उन्होंने बताया कि आपके पास बड़ी कलरफुल जुराबें मौजूद हैं और रंग बिरंगी मौजूद हैं और इतनी लंबी कलेक्शन है कि बंदा सोचता है कि यार ये हाँ अलबत्ता 7 रंगी मेरे पास कोई जुराब नहीं है। अच्छा हाँ 3 या 4 रंग की होगी, अच्छा। 7 रंगी नहीं है, वाजे कर दूं। अच्छा अच्छा और दूसरी बात यह कि मैंने आपको बता दिया कि नवाबी शौक के पैसे नहीं सन, अच्छा। तो सोचा ऐसा शौक किया जाए हाँ, हाँ, जिससे पैसे भी कम लगें और उससे नज़र भी आए। बिल्कुल। तो आई थिंक जुराब और पॉकेट स्क्वायर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ। देन इतनी रेंज बढ़ गई, दुनिया में जहाँ भी जाना हुआ यही 2 चीज़ें खरीदी, दोस्त भी आए तो यही लेके आए, और फिर सोशल मीडिया पे इतना मेरे हिट हुआ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत कंपनीज ने भेजा कि जनाब ये पहन के टीवी पे जाए। अच्छा और इसी तरह घड़ियों का शौक था, हाँ, तो मैं हाँ। रेप्लिकास पहनता था। अच्छा महंगी घड़ी नहीं ले सकते थे, वो तो भला हो कुछ दोस्तों का, हाँ जी, मेहरबानी हो उनकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऐसे बच्चे जो भी या मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं या अपने ज़माने तालिब इल्मी में हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, और वो भी मीडिया में आना चाहें और सोशल मीडिया पे आना चाहें, और वो भी अजमल जामी साहब की तरह सक्सेसफुल होना चाहें, आखिर में उनको आप क्या टिप देंगे? बड़ी सादा सी बात है सर। डोंट गो बाय द बुक्स। ओके। स्पेशली मैस कॉम जैसी फील्ड में, फिल्म की फील्ड में, टीवी की फील्ड में, क्रिएटिविटी की फील्ड में, डोंट गो बाय द बुक। बिल्कुल बुक इज़ देयर टू गाइड यू कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल बुक एक मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ, सिलेबस को। बिल्कुल भाई साहब जो भी आप सुन रहे हैं ना, जी जी जिस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है ना, एक्सप्लोर इट। मेरा एक स्टूडेंट था एमफिल में जी। वो बहुत उम्दा दर्जी था, अच्छा। बहुत उम्दा टेलर था। एमफिल मजबूरन माँ बाप कहने पे कर रहा था। आई टोल्ड हिम कि यार तेरी ये स्ट्रेंथ है, डू इट। नाउ ही इज अ मिलीनियर। अच्छा। ही इज अब्रॉड। ओके। अपना काम कर रहा है सीने का। बिल्कुल भाई साहब अगर आपको इंस्टाग्राम के आप एक्सपर्ट हैं, गो इनटू दैट। आगे फ्यूचर यही है। ये कोई कहानी नहीं है कि फलां जगह इंटर्नशिप करनी है, फलां जगह आपने रिसर्च वर्क करना है। ओवर। अगर आप टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, उसको पढ़ें, उसको सीखें, उसमें डूब जाएं। ये सेल्फियां लेके आप लगाते हैं तस्वीरें, जी जी। ये 1 घंटे का काम है, बाकी इसको 24 घंटे का काम ना बनाएं। अगर आप यूट्यूब को समझ गए, उसकी डायनामिक्स को समझते हैं, गो जंप इनटू दैट। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको औलिया इकराम के मज़ार जी जी
इनके ऊपर बात करने का बड़ा शौक था। बिल्कुल आई सेड यार पाकिस्तान भर में जितने औलिया मौजूद हैं जी। अभी तक किसी बंदे को पुत्र ने ढंग से दिखाई नहीं। सही। गो ही हैज स्टार्टेड दैट सीरीज, ओके, ही इज अब्रॉड बट यहाँ से शूट करता है, फिल्म कंटेंट वहाँ बनाता है। बिल्कुल कमाल पैदा करता है। देखे ना सियालकोट का लड़का है मुबशर, जी, मजबूरन खाना पकाना शुरू किया, हाँ जी, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया हुआ है। बिल्कुल। आप वो काम करें जिसकी आपको समझ है या जिसमें आपकी दिलचस्पी है। मुझे देख के कि अजमल जामी टीवी पे आता है, प्रोग्राम करता है, ये बनना है नहीं यार। आप वो बने जो आपकी अंदर सलाहियत है या जिस पे आपको वाकई कमांड है, चाहे वो काम फॉर इंस्टेंस जी जी, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ आपको, जी। आजकल कुछ वीडियोस हिट हो रही हैं ASMR के नाम से। जी जी, एक देहात है पंजाब के कुछ, वहाँ से वो साहब हैं जो शेफ बनाते हैं, बुजुर्ग हैं, जी जी, उनकी वीडियोस हिट हो रही हैं। बनाने वाले का भी दाद है और जो काम करे उसको भी दाद है। बिल्कुल। यानी कोई कुकिंग से लेके गारमेंट से ले कोई शोबा ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ्स कॉम पढ़ें तो आप इसलिए पढ़ें कि आपको समझ आ सके कि यार मैथ्स कम्युनिकेशन होती क्या है, कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। बिल्कुल। लेकिन कम्युनिकेट क्या करना है, इट इज ओनली यू बिल्कुल हु नोज इट। आई कांट टेल यू आपने क्या कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल। मैं तो आपको ये कहूंगा 4W1H खबर के ये तरीके हैं, इंटरव्यू कैसे करना है, बट नहीं, ओनली यू नो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। और वो क्या है, इकबाल ने कहा था, खुद ही में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। बस इतनी सी कहानी है और कोई बात नहीं। टेलीविजन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? टेलीविजन चलेगा, अच्छा। लेकिन टेलीविजन बगैर सोशल मीडिया के नहीं चल सकता। ओके, लीड इसको सोशल मीडिया करेगा, मर्ज हो जाएंगे ठीक, और डायनामिक्स बदल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया ही फ्यूचर है। जैसे अखबार ने जब आपने कन्वर्ट किया तो न्यूयॉर्क टाइम चल रहा है, बिल्कुल, वॉशिंगटन पोस्ट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मर्ज कर लिया डिजिटल के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही जो टीवी चैनल्स अपने आप को डिजिटली मर्ज कर जाएंगे, दे विल सर्वाइव, बाकी हवा हो जाएंगे। और आखिर में इस शेर के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। आपका वक्त देने का, अपनी बहुत मसरूफियत में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।